विश्व जल दिवस पर जल बचाने की मुहिम को लेकर धनबाद के IIT ISM में 2 दिवसीय सेमिनार की शुरुआत हुई, जहां भारत के प्रख्यात विशेषज्ञों का जुटान हुआ और जल बचाने के प्रयास पर मंथन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। IIT ISM धनबाद में रविवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया। 22 और 23 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर RK सिन्हा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरणविद सरयू राय सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक और प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह सम्मेलन भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जल धाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास जरूरी है। मीडिया से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि बड़ी नदियों को बचाने के लिए छोटी नदियों और जल धाराओं का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि छोटी जलधाराएं मिलकर ही बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, इसलिए उनके स्रोतों को बचाना आवश्यक है। प्रोफेसर अंशु माली द्वारा पिछले 6 वर्षों से किए जा रहे शोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जलधाराओं का संरक्षण नदियों के अस्तित्व के लिए अहम है। वहीं पद्मश्री और डॉल्फिन मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर RK सिन्हा ने कहा कि सहायक नदियां मुख्य नदियों के लिए जीवन रेखा होती है, इसलिए इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सपीडिशन जो इंडिया का गया था, पहला एक्सपीडिशन 1982 में, उसके वो लीडर थे, मरीन बायोलॉजिस्ट थे। भारत सरकार में बाद में सेक्रेटरी भी हुए, प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुए, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो मैं जो अपना काम शुरू किया था, तो मैं कासिम साहब से, या मेरी ऐसी आदत थी कि कोई भी कॉन्फ्रेंस में छोड़ता नहीं था, और जितने भी सीनियर साइंटिस्ट होते थे तो उनका हम अता पता ले लेते थे। उस समय तो मोबाइल का ज़माना नहीं था कि हम उनको ईमेल करते। तो 9 वर्ष में हम कार्ड अपना लिख करके कम से कम भेजते थे लोगों को, कि ताकि एक संबंध इस्टेब्लिश हो सके। तो कासिम साहब से भी संबंध इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद फिर वो मेरे लेबोरेटरी में आने लगे, आए। फिर उन्होंने जब देखा कि डॉल्फिन का काम कर रहे हैं हम, तो हमसे हर बार जब आते थे तो कहते थे कि अपना फील्ड डायरी हमको दिखाइए। जब फील्ड डायरी हमने पहली बार दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा कि आप केवल साइंटिस्ट नहीं हैं, आप बहुत बड़े नेचुरलिस्ट भी हैं, आप प्रकृति इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ डॉल्फिन के ऊपर में दिल्ली में 1992 अगस्त में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें सिटेशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है जिसमें वेल डॉल्फिन को पाया जाता है। उसका जो चेयरमैन आए हुए थे, उनसे उन्होंने परिचय कराया, ये कहते हुए पहली बार कासिम साहब के मुंह से ही निकला कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। और तब से मीडिया वाले भी डॉल्फिन मैन अपना लिखने लगे, तो वो प्रचलित हो गया। ये है कहानी इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने मेरे डॉल्फिन के काम को बहुत नज़दीक से देखा था। फिर तो प्लानिंग कमीशन की पूरी टीम लेकर के हमारे लेबोरेटरी में आ गए थे। अभी क्या अस्तित्व है? गंगा में भी है डॉल्फिन? हाँ है, डॉल्फिन खत्म नहीं हुआ है, डॉल्फिन खत्म नहीं हुआ है। सरकार का भी, प्रधानमंत्री का भी काफ़ी इस पर ध्यान है। लेकिन सवाल है कि जो नदियों की स्थिति हो रही है धीरे धीरे, जो मैंने बताया, आपने सुना बात को, कि जब नदियां ही समाप्त हो जाएंगी तो फिर डॉल्फिन कहाँ रहेगा? जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो कहाँ रहेगा बाघ और हाथी? कहाँ जाएगा? तो नदियों का समाप्त होने का पीछे का जो मुख्य रीजन है, वो मुख्य रीजन तो बता दिया आपको मैं, कि नदियों में जो सहायक नदियां की पानी आती थी, सहायक नदियां की पानी केवल पानी नहीं होता है ना, उसी में उनका पूरा न्यूट्रिएंट है, भोजन है, उसमें वो जीव जंतु हैं उसके साथ में। तो जब छोटी छोटी नदियां समाप्त होंगी तो बड़ी नदियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब थोड़ा पीछे चलना चाहेंगे। छोटी नदियों के उद्धार के लिए, छोटी नदियों के उद्धार के लिए कोई ऐसा मिशन या कार्यक्रम ऐसा अगर है कुछ चालू? छोटी नदियों के उद्धार के छोटी नदियों का उद्धार होगा तभी सुना जाए ना। छोटी नदियों के पुनर्स्थापना के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, चूंकि जैसा बताया अंशु माली जी ने शुरू में ही,
लेकिन कम से कम इस चीज पर जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया के थ्रू ये बात समाज तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा। तो सरकार को भी अगर से कुछ तो सेंसिटिव लोग अभी भी सरकार में हैं, जिनको शायद लगेगा कि ना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। इसके लिए कोई पॉलिसी गाइडलाइन आप लोग सरकार को हम नहीं ना बना सकते हैं, पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। मेरा कहना है पॉलिसी गाइडलाइन नहीं, तो एक फ्रेमवर्क होता है ना कि अगर इन चीजों को उठा करके हम करें, ये करें, ये उन्हें बिल्कुल। पहले तो आवश्यकता हम सरकार को बता रहे हैं कि क्यों आवश्यक है। अब इसके बाद जब बृहद चर्चा होगी और हमारे जैसे और भी वैज्ञानिक बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे तो हम लोग सरकार को पॉलिसी बनाने में भी मदद करेंगे, बशर्ते कि सरकार इनिशिएटिव लेकर, तो वो आगे बढ़ेगा ना। दामोदर में, लेकिन झारखंड के एरिया में नहीं है। दामोदर में हम बचाए थे पानागढ़ के सामने डॉल्फिन, जिंदा डॉल्फिन को निकाल के गंगा जी में डाकर डाले थे भागीरथी में, वेस्ट बंगाल में। अभी जो वर्तमान स्थिति है मैंने गंगा में डॉल्फिन की, वो गंगा में डॉल्फिन है अभी। कुछ स्पेसिफिक संख्या तो हम बता रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको कि संख्या 2014 में ही जो पूरा हम रिसर्च करके पब्लिश किए थे तो 3705 का तो हमने संख्या दिया था। हाँ, लेकिन आज की स्थिति में भी उत्तर प्रदेश के सारे नदियों को तो मैं नहीं किया था, लेकिन हाँ प्रमुख नदियों को किया था। अब जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये सब मिलके हो रहा है काम, तो अब लगभग 6000 के आसपास का आया है डाटा। हाँ, हमने भी ब्रह्मपुत्र का भी काम करके हम उसमें दौड़ा था, बढ़ोतरी थोड़ा हुआ है, लेकिन वही है कि ये सरवाइव कैसे करेगा। भोजन चाहिए ना, अभी तो मिल रहा है, डर तो भविष्य के लिए है। ये कोई आज से नहीं है, जब से कोयला का खदान शुरू हुआ होगा तब से ही है। और इसको देखते हुए बिहार सरकार ने, तत्कालीन बिहार सरकार ने एक स्कीम बनाई थी, खुदिया जलाशय योजना। और ये स्कीम जो ऐसा है कि पूरा मतलब रेनफॉल डाटा पर बेस्ड है, वर्षापात आंकड़ा पर बेस्ड है। और बरसात तो होती है, बरसात चाहे समय से पहले हो जाए या बाद में हो या समय पर हो, पानी तो गिरता है ऊपर से, लेकिन उसको संरक्षण हम लोग नहीं कर पाते हैं। और धनबाद में खास करके इस कोयलांचल के लिए एक स्कीम बना था 1989 में के लास्ट में, और वो था खुदिया जलाशय योजना। और उसका उस समय कुल कीमत था, खर्च था 44.56 करोड़, जिसमें 80% रेवेन्यू देना था खर्चा उसका केंद्र सरकार को, अब 20% कंट्रीब्यूट करना था राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, ठीक है ना। उसके बाद वो रह गया ऐसे ही। उसका पूरा 12 साल तक बिहार सरकार के अभियंताओं ने उस पर सर्वे करके एक स्कीम बनाया था। स्कीम बनने के बाद वो सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग में गया वो, और वहाँ से वो भी सैंक्शन हो गया कुछ परिवर्तन करके। उसके बाद केंद्र सरकार में गया, केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि इसके 80% रेवेन्यू हम देंगे। और ये मल्टीपर्पज स्कीम था, बहुउद्देशीय स्कीम था। और उसमें बहुउद्देशीय स्कीम इसलिए था कि उस समय यह सोच करके यह स्कीम बना था कि आने वाले 50 वर्षों में जो पॉपुलेशन होगा वह उनको जितने पानी की आवश्यकता होगी वह तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावे गोविंदपुर, टुंडी और निरसा के क्षेत्रों में 11,700 हेक्टेयर जमीन कृषि के लिए किसानों को सालों भर मिलेगा। उससे किसान भी खुशहाल हो जाते। और खर्च कितना था? 44.56 करोड़, मतलब लगभग 45 करोड़। उसका 20% देना था स्टेट गवर्नमेंट को ही, मतलब 9 करोड़, ठीक है ना। लेकिन उस समय सरकार ने कुछ काम किया नहीं इस पर। बाद में मैं उसी विभाग में काम करता था, तो हमने रिटायरमेंट के बाद 2005 के पहले हमने प्रथम मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी थे, जब वो गोविंदपुर में आए थे बरबंदिया पुल का शिलान्यास करने के लिए, तो उसमें एक आम सभा हुई थी गोविंदपुर के माडा मैदान में। विशेषज्ञों का मानना है कि नदियों का अस्तित्व आज प्रदूषण, अतिक्रमण और अत्यधिक दोहन के कारण संकट में है। ऐसे में जलधाराओं के संरक्षण और वैज्ञानिक नीति निर्माण की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस सम्मेलन से निकलने वाले सुझाव नदियों के अस्तित्व को बचाने में कारगर साबित होंगे।